नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जो काम करने के पारंपरिक तरीकों को ना एक तरह से चुनौती देती है। किताब का नाम है स्प्रिंट, हाउ टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स एंड टेस्ट न्यू आइडियाज इन जस्ट 5 डेज। हाँ, जेक नैप की और साथ में जॉन ज़राट्स की और ब्रेडन कोविट्ज भी हैं। बिल्कुल, और ये सभी गूगल वेंचर से जुड़े रहे हैं। मतलब वहां इन्होंने सैकड़ों स्टार्टअप्स के साथ काम किया है। सही कहा। और देखिए, किताब का जो दावा है वो ही अपने आप में काफी बड़ा है। किसी बड़ी चुनौती या नए आइडिया को सिर्फ 5 दिनों में सुलझाना और परख भी लेना। हाँ, 5 दिन। सोचिए, वो महीनों या सालों तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स, वो अनथीन मीटिंग्स, और फिर भी पता नहीं रिजल्ट मिलेगा या नहीं। बिल्कुल, अनिश्चितता बनी रहती है। ये किताब कहती है कि भाई 1 हफ्ते में आप ठोस नतीजे पा सकते हैं। ये सुनने में तो मतलब लगभग अविश्वसनीय सा लगता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। ये प्रक्रिया जिसे वो स्प्रिंट कहते हैं। हाँ, स्प्रिंट। ये मूल रूप से गूगल वेंचर्स में इसीलिए बनी थी ताकि स्टार्टअप्स तेजी से अपने सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ सकें। अच्छा। हाँ, और मतलब महंगे गलत रास्तों पर जाने से बच सकें। इसका जो सार है वो ये है कि किसी बड़े विचार या उत्पाद पर भारी निवेश करने से पहले क्या हम उसे सिर्फ 5 दिनों में बनाकर असली उपयोगकर्ताओं के साथ परख कर ये जान सकते हैं कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। ओके। तो आज हम इसी 5 दिवसीय प्रक्रिया की तहों को खोलेंगे, समझेंगे कि ये कैसे काम करती है, इसके क्या अनोखे पहलू हैं, कहाँ ये कारगर है और शायद कहाँ नहीं। ठीक है, तो चलिए इस 5 दिवसीय जादू के पिटारे को खोलते हैं। सोमवार से शुरू करते हैं। पहला दिन क्या होता है? मतलब क्या सीधे आइडिया सोचने लगते हैं? नहीं, पहला दिन यानी सोमवार वो पूरी तरह से जमीन तैयार करने और एक तरह से दिशा तय करने के लिए होता है। अच्छा, जमीन तैयार करना। हाँ, टीम एक साथ आती है। हाँ। इसमें कौन कौन होते हैं? डिजाइनर, इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर और सबसे जरूरी निर्णय लेने वाला व्यक्ति, जिसे वो डिसाइडर कहते हैं। डिसाइडर, ओके। और ये सब मिलकर समस्या का एक नक्शा बनाते हैं। नक्शा मतलब कि चुनौती असल में है क्या, कौन इससे प्रभावित होता है, अभी क्या चल रहा है, मौजूदा समाधान क्या है, और अंत में इस स्प्रिंट से वो हासिल क्या करना चाहते हैं। क्लैरिटी। बिल्कुल। दिन के अंत तक टीम स्प्रिंट के लिए एक स्पष्ट लॉन्ग टर्म गोल और कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर सहमत होती हैं जिनका जवाब वे खोजना चाहते हैं। फिर वे नक्शे के एक खास हिस्से को चुनते हैं जिस पर इस हफ्ते फोकस करना है। यहां ना अस्पष्टता की जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। अच्छा। क्योंकि यही अगले 4 दिनों की बुनियाद है। समझ गई। तो सोमवार का दिन तो हो गया नींव डालने जैसा, पूरी टीम एक ही पेज पर आ गई। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि असली जादू तो आइडिया जनरेशन में होता है। वो कब होता है? मंगलवार को क्या होता है? क्या वो पारंपरिक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है जहाँ सब चिल्ला कर अपने आइडियाज बताते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है स्प्रिंट का। मंगलवार को समाधानों पर काम तो होता है, लेकिन यहाँ कोई ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती। नहीं, इसके बजाय हर सदस्य व्यक्तिगत रूप से चुपचाप अपने समाधानों को स्केच करता है। मतलब ड्राइंग। हाँ, एक तरह से पहले कुछ मौजूदा आइडियाज को देखा जाता है प्रेरणा के लिए, फिर हर कोई अपने विचारों को विस्तार से कागज पर उतारता है। अक्सर ये 3 हिस्सों वाले स्टोरी बोर्ड की तरह होता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि उनका समाधान कैसे काम करेगा व्यक्तिगत रूप से। हाँ, ये तो काफी अलग है। आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं ना कि साथ मिलकर सोचने से बेहतर आइडिया आते हैं। इससे कुछ छूट नहीं जाता। ये एक आम धारणा है, सही कहा आपने। लेकिन किताब तर्क देती है कि जो पारंपरिक ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो अक्सर ग्रुप थिंक का शिकार हो जाती है। ग्रुप थिंक मतलब या तो जो सबसे जोर से बोलता है या जो सीनियर होता है उसका विचार हावी हो जाता है। हाँ, होता है ऐसा। या फिर टीम किसी सुरक्षित मतलब ठीक ठाक से औसत विचार पर सहमत हो जाती है। हिम्मत वाले आइडियाज दब जाते हैं। अच्छा। व्यक्तिगत स्केचिंग हर किसी को, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने और बिना किसी दबाव के गहराई से सोचने का मौका देती है। नतीजा अक्सर ज्यादा विविध, ज्यादा साहसिक और बेहतर तरीके से सोचे के समाधान सामने आते हैं। ये व्यक्ति की सोच को महत्व देता है। अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब शांत रहकर सोचने से शायद ज्यादा गहरे आइडियाज आए। बिल्कुल। तो ठीक है, मंगलवार तक सबके पास अपने अपने डिटेल स्केच तैयार हैं। अब आया बुधवार, आपने कहा था डिसीजन का दिन। हाँ, डिसीजन डे। इतने सारे समाधानों में से सबसे अच्छा कैसे चुना जाता है? क्या फिर से वही लंबी बहस होती है, कौन सही कौन गलत?
यहाँ भी स्प्रिंट का तरीका पारंपरिक मीटिंग से बिल्कुल अलग है। बुधवार को सारे स्केचेस को ना बिना नाम बताए दीवार पर चिपका दिया जाता है, जैसे कोई आर्ट गैलरी हो। बिना नाम बताए? अच्छा। हाँ, टीम सदस्य पहले चुपचाप घूमकर हर स्केच को देखते हैं, उन पर अपने सवाल या चिंताएं स्टिकी नोट्स पर लिखकर चिपकाते हैं। ओके। फिर हर समाधान पर संक्षिप्त चर्चा होती है, लेकिन यहाँ बहस जीतने पर जोर नहीं होता, बस समझने पर होता है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड वोटिंग प्रोसेस होती है, डॉट वोटिंग। डॉट वोटिंग? हाँ, हर सदस्य को कुछ डॉट्स या स्टिकर मिलते हैं और वो चुपचाप अपने पसंदीदा समाधानों या उनके हिस्सों पर वो डॉट चिपका देता है। अच्छा। ये वोटिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि निर्णय किसी के प्रभाव या आवाज की बुलंदी पर नहीं, बल्कि विचार की क्वालिटी पर आधारित हो। वाह बिना नाम बताए और फिर वोटिंग से, ये तो काफी निष्पक्ष तरीका लगता है निर्णय लेने का, है ना? तो वोटिंग के बाद क्या होता है? जो जीत गया वो फाइनल? वोटिंग से कुछ विजेता समाधान या उनके सबसे मजबूत हिस्से उभर कर सामने आते हैं। जरूरी नहीं कि कोई एक ही स्केच जीते। अक्सर टीम सबसे अच्छे विचारों को मिलाकर एक अंतिम समाधान का डिटेल्ड स्टोरी बोर्ड बनाती है। स्टोरी बोर्ड जैसे फिल्म का होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। लगभग 10-15 फ्रेम का होता है ये, और ये स्टेप बाय स्टेप दिखाता है कि यूजर चुने हुए समाधान के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। ओके। ये दरअसल अगले दिन बनने वाले प्रोटोटाइप का ब्लूप्रिंट होता है। बुधवार के अंत तक टीम को बिल्कुल साफ पता होता है कि उन्हें गुरुवार को क्या बनाना है। समझ गई। तो बुधवार को निर्णय हो गया और प्रोटोटाइप का नक्शा भी तैयार है। अब आया गुरुवार प्रोटोटाइप बनाने का दिन। हाँ, प्रोटोटाइप डे। यहाँ प्रोटोटाइप से क्या मतलब है? क्या एक पूरा फंक्शनल प्रोडक्ट बनाना होता है? इसमें तो मतलब बहुत समय लग जाएगा। नहीं, यही तो स्प्रिंट का कमाल है। गुरुवार का लक्ष्य एक परफेक्ट, पूरी तरह काम करने वाला प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर? बल्कि एक यथार्थवादी दिखने वाला मुखौटा या फसाड तैयार करना है। मुखौटा, फसाड? हाँ। सोचिए जैसे किसी फिल्म के सेट पर इमारतें बाहर से एकदम असली लगती हैं, पर अंदर कुछ नहीं होता। अच्छा। प्रोटोटाइप ऐसा होना चाहिए जो यूजर्स को लगे कि वे असली चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रतिक्रिया वास्तविक हो। लेकिन इसे बनाना बहुत तेज होना चाहिए। जैसे क्या यूज करते हैं बनाने के लिए? ये पावर पॉइंट या कीनोट में बनाया गया इंटरैक्टिव मॉकअप हो सकता है, या फिग्मा जैसा टूल यूज करके। एक वेबसाइट का नकली फ्रंट एंड हो सकता है, या किसी सर्विस का स्क्रिप्टेड अनुभव भी। स्क्रिप्टेड अनुभव? हाँ, मतलब जहां इंसान बैकग्राउंड में वो काम कर रहा हो जो ऐप को करना चाहिए, पर यूजर को लगे कि सिस्टम ऑटोमेटिक है। वाह। कुंजी है यथार्थवाद और गति, रियलिज्म और स्पीड। टीम पूरा दिन लगाकर सिर्फ वही बनाती है जो शुक्रवार को टेस्ट करने के लिए जरूरी है, बाकी सब छोड़ देती है। एक नकली पर असली दिखने वाला मुखौटा, ये दिलचस्प है। यानी सिर्फ उतना बनाना जिससे काम चल जाए, जिससे सीखा जा सके। एग्जैक्टली। तो गुरुवार को ये मुखौटा तैयार हो गया। अब आता है हफ्ते का सबसे महत्वपूर्ण दिन, शुक्रवार, परीक्षण का दिन। बिल्कुल, शुक्रवार ही वो दिन है जब स्प्रिंट का असली मूल्य सामने आता है। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कह सकते हैं। इस दिन टीम अपने टारगेट ग्रुप से लगभग 5 असली यूजर्स को एक एक करके बुलाती है। 5? बस 5? हाँ, बस 5। इस पर आते हैं। तो एक सदस्य इन यूजर्स का इंटरव्यू लेता है, उन्हें प्रोटोटाइप इस्तेमाल करने के लिए देता है और उनसे खुले सवाल पूछता है। कैसे सवाल? जैसे, आपको क्या समझ आ रहा है? आप यहाँ क्या करने की कोशिश करेंगे? आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं? इंटरव्यूअर उन्हें गाइड नहीं करता, बस देखता है, सुनता है। और बाकी टीम क्या करती है? वो भी इंटरव्यू में होते हैं? नहीं, बाकी टीम सदस्य दूसरे कमरे में बैठकर इस पूरे सेशन को लाइव वीडियो फीड पर देखते हैं। लाइव फीड पर? हाँ, वे यूजर के चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं, उनकी जो स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रियाएं हैं, सब कुछ ध्यान से नोट करते हैं। अच्छा। ये प्रत्यक्ष अनफिल्टर्ड फीडबैक सोने से भी ज्यादा कीमती है। यहाँ कोई अनुमान नहीं लगाना पड़ता, कोई सर्वे फॉर्म की बंदिशें नहीं होती। आप सीधे देखते हैं कि आपका आइडिया लोगों को कैसा लग रहा है, क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। लेकिन मेरा सवाल वही है, सिर्फ 5 उपयोगकर्ता, क्या इतने कम लोगों से मिला फीडबैक भरोसेमंद होता है? हम तो हमेशा सुनते हैं कि रिसर्च में बड़े सैंपल साइज चाहिए होते हैं। हाँ, ये बहुत ही आम सवाल है और जायज भी है। किताब और कई यूजर रिसर्च एक्सपर्ट्स ये तर्क देते हैं कि आप 5 यूजर्स के साथ ही किसी इंटरफेस या आइडिया की लगभग 85% सबसे बड़ी समस्याओं को पहचान सकते हैं। 85%? जी। सिर्फ 5 लोगों से? हाँ, 6वां या 7वां यूजर अक्सर वही बातें दोहराता है जो पहले 5 ने कही हैं। पैटर्न दिखने लगते हैं। स्प्रिंट का लक्ष्य हर छोटी मोटी कमी को पकड़ना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये जानना है कि क्या आपका मूल आइडिया, जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो सही दिशा में है या नहीं।
5 यूजर से मिला पैटर्न आमतौर पर इसके लिए पर्याप्त होता है और ये प्रक्रिया को तेज रखता है। समझ गया, मतलब बड़ी गलतियों को जल्दी पकड़ना। बिल्कुल। दिन के अंत तक टीम के पास सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं होता, बल्कि वास्तविक यूजर डेटा और एक स्पष्ट समझ होती है कि आगे क्या करना है। क्या करना है मतलब क्या आइडिया सफल है, क्या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, या इसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए और कुछ नया सोचना चाहिए। 5 दिन और अंत में इतना स्पष्ट नतीजा, ये वाकई पारंपरिक तरीकों से बहुत बहुत अलग है ना? किताब में आपने बताया स्लैक, ब्लू बॉटल कॉफी, सावियो के रोबोट्स जैसे उदाहरण हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इन कंपनियों को क्या खास फायदा हुआ, मतलब कुछ कॉन्क्रीटो? हाँ, इन उदाहरणों से पता चलता है कि स्प्रिंट कैसे अलग अलग तरीके की चुनौतियों में काम आया। जैसे सावियो के, वो होटल डिलीवरी रोबोट बनाते हैं। हाँ, मैंने सुना है। उन्होंने अपने रोबोट की पर्सनालिटी और वो लोगों से कैसे इंटरैक्ट करे, इसे बेहतर बनाने के लिए स्प्रिंट का इस्तेमाल किया। ब्लू बॉटल कॉफी ने अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए, स्लैक ने नए यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने के तरीके खोजने के लिए। इन सभी मामलों में सबसे बड़ा फायदा था टाइम और पैसा, मतलब समय और पैसे की भारी बचत। अच्छा। किसी आइडिया पर महीनों या सालों तक काम करने और लाखों डॉलर खर्च करने के जोखिम के बजाय उन्होंने सिर्फ 5 दिनों में ये जान लिया कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। अगर कोई आइडिया फेल भी हुआ तो लागत सिर्फ 5 दिन की थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। ये सीखने का एक अविश्वसनीय रूप से तेज और सस्ता तरीका है। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। समय और पैसे की बचत तो किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी बात है। आपने पहले कहा था कि ये किताब एक रेसिपी बुक जैसी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ ऊंचे स्तर के सिद्धांत या फिलॉसफी नहीं बताती, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। अच्छा, मतलब कैसे? किताब में हर दिन के लिए डिटेल चेकलिस्ट है, टाइम टेबल दिया हुआ है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, यहाँ तक कि कमरे का सेटअप कैसा होना चाहिए और लंच में क्या मंगाना चाहिए, इसके सुझाव भी दिए गए हैं। अरे वाह, लंच का भी? हाँ, मजाक नहीं कर रहा। मतलब वो माहौल बनाने पर बहुत जोर देते हैं। ये बहुत विजुअल है, इसमें बहुत सारे उदाहरण और चित्र हैं। ये इसे उन टीमों के लिए बेहद उपयोगी बनाता है जो इनोवेशन करना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं पाती कि शुरुआत कैसे करें, या उन टीमों को भी राह दिखाती है जो अक्सर अंतिम बहसों या निर्णय लेने में देरी का शिकार हो जाती हैं। हाँ, वो मीटिंग जो कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। स्प्रिंट का जो स्ट्रक्चर्ड ढांचा है वो इन बाधाओं को तोड़ता है। एक टाइम बॉक्स होता है हर चीज के लिए। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये हर मर्ज की दवा है? मतलब क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कमियां हैं? क्या ऐसी स्थितियां हैं जहां स्प्रिंट शायद काम ना करे? हाँ बिल्कुल, कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं होता और हर स्थिति के लिए उपयुक्त भी नहीं होता। स्प्रिंट मुख्य रूप से बड़ी अस्पष्ट समस्याओं या नए अवसरों के लिए डिजाइन किया गया है। बड़ी अस्पष्ट समस्याएं? हाँ, खासकर जब आप कोई नया उत्पाद, सेवा या फीचर बना रहे हो और उसे जल्दी से परखना चाहते हो। ये उन समस्याओं के लिए शायद उतना प्रभावी न हो जो बहुत छोटी और स्पष्ट हैं, जिनका हल पता ही है लगभग। हाँ, या फिर उन समस्याओं के लिए जो बहुत ज्यादा व्यापक और जटिल हैं, जैसे कि मान लीजिए पूरी कंपनी का कल्चर बदलना है। हाँ, वो तो 5 दिन में नहीं होगा। बिल्कुल, यह एक बहुत मैच्योर बाजार में आपको धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है। इन चीजों के लिए अलग रणनीतियों की जरूरत हो सकती है। स्प्रिंट एक टूल है, हर ताले की चाबी नहीं। और आपने पहले टीम की प्रतिबद्धता की बात की थी, वो एक सीमा हो सकती है। हाँ, वो एक और महत्वपूर्ण सीमा या कह लीजिए चुनौती है। स्प्रिंट की सफलता के लिए पूरी टीम का, जिसमें वो डिसाइडर भी शामिल हो, पूरे 5 दिनों के लिए 100% समर्पित होना जरूरी है। 100% मतलब कोई और मीटिंग नहीं, कोई ईमेल चेक करना नहीं, कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंट पर फोकस। ओह, ये तो मुश्किल है आजकल के माहौल में। बिल्कुल, ये कई कंपनियों के लिए जहां मल्टीटास्किंग आम है और लोगों का समय बटा हुआ होता है, लागू करना मुश्किल हो सकता है। अगर टीम पूरी तरह से समर्पित नहीं है तो स्प्रिंट का जादू कम हो सकता है। इसके लिए ना लीडरशिप का पूरा सपोर्ट चाहिए होता है। ये बात तो व्यावहारिक है, पूरे हफ्ते का फोकस मांगना आसान नहीं। तो फिर असल में ये किताब और ये तरीका किन लोगों या टीमों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? मतलब किन्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए? देखिए, उद्यमियों और स्टार्टअप संस्थापकों के लिए तो ये जैसे बनी ही है, क्योंकि उनके पास रिसोर्स कम होते हैं। हाँ, उनके पास सीमित संसाधन होते हैं और उन्हें जल्दी से सीखना होता है, जल्दी वैलिडेट करना होता है। प्रोडक्ट मैनेजर्स, डिजाइनर्स और इंजीनियर्स जो नए उत्पादों या फीचर्स पर काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत मूल्यवान है। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं है,
बड़ी कंपनियों के अंदर की टीमें भी जो अक्सर धीमी प्रक्रियाओं या ब्यूरोक्रेसी में फंसी महसूस करती हैं, हाँ, और तेजी से इनोवेशन करना चाहती हैं, वो भी इससे बहुत लाभ उठा सकती हैं। अच्छा, मूल रूप से ये उन सभी के लिए है जो अटकलों को कम करना चाहते हैं, रिस्क घटाना चाहते हैं और असली यूजर फीडबैक के आधार पर तेजी से निर्णय लेना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इनोवेशन को सिर्फ बातों या स्लाइड डेक तक सीमित ना रखकर उसे एक ठोस, दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ क्या नहीं बताती, बल्कि कैसे पर ज्यादा जोर देती है। ये इनोवेशन को ज्यादा प्रैक्टिकल और शायद कम डरावना बनाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यावहारिकता, इसकी क्लैरिटी और इसकी एक्शन ओरिएंटेड प्रकृति में है। ये इनोवेशन की जो प्रक्रिया अक्सर महीनों तक फैली, अनिश्चित और तनावपूर्ण हो सकती है, उसे एक सघन, केंद्रित और आश्चर्यजनक रूप से ऊर्जावान हफ्ते में समेट देती है। हाँ, एनर्जी तो लगती है, लेकिन फोकस्ड एनर्जी। 5 दिनों का एक स्पष्ट रोड मैप होता है, हर दिन का एक निश्चित लक्ष्य होता है। इससे टीमें कंफ्यूज हुए बिना तेजी से सीख सकती हैं। और जैसा कि हमने कहा, ये असफलताओं को भी सीखने के मूल्यवान अवसर में बदल देता है। कैसे? क्योंकि आप जल्दी और कम लागत पर असफल होते हैं। जब दांव पर बहुत कुछ नहीं लगा होता, आप सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, एक निचोड़ दें, तो स्प्रिंट प्रक्रिया क्या है? ये हमें क्या सिखाती है? संक्षेप में कहें तो स्प्रिंट नए विचारों को तेजी से परखने और मान्य करने का एक स्ट्रक्चर्ड, शक्तिशाली और साबित हुआ तरीका है, खासकर जब आप कुछ नया बना रहे हों। ये टीमों को एनालिसिस पैरालिसिस या अंतहीन बहसों में फंसने से बचाता है। हाँ, वो बहुत होता है। ये नए विचारों से जुड़े भारी रिस्क को नाटकीय रूप से कम करता है, क्योंकि आप बड़ा निवेश करने से पहले सीखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये असली यूजर्स को प्रक्रिया के केंद्र में रखता है। मतलब यूजर इज किंग। बिल्कुल, जिसे सीखना अनुमान पर नहीं बल्कि सबूत पर आधारित होता है। ये जानने और बनाने का एक तेज तरीका है। और क्या इसका कोई बड़ा सबक है जो सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट से परे भी लागू होता हो, मतलब हमारी जिंदगी में या कहीं और? हाँ, मुझे लगता है कि इसका एक गहरा सबक है। स्प्रिंट हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी, डरावनी लगने वाली चुनौती या लक्ष्य को छोटे, मैनेज किए जा सकने वाले हिस्सों में तोड़ना। छोटे कदम। हाँ, उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना, जल्दी से कुछ ठोस बनाना, भले ही वो परफेक्ट ना हो, उसे वास्तविक दुनिया में परखना और फिर उस सीख के आधार पर आगे बढ़ना। ये सफलता का एक शक्तिशाली नुस्खा हो सकता है। सही बात है। ये सिर्फ एप्स या वेबसाइट बनाने के बारे में नहीं है। ये किसी भी जटिल समस्या को हल करने या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका हो सकता है। लगातार फीडबैक लूप बनाना और अडेप्ट करते रहना, यही मूल मंत्र है। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है और इसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या ये जो सिद्धांत है 5 दिन का गहन फोकस, तेजी से कुछ बनाना और परखना, क्या इसे हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की उन चुनौतियों या लक्ष्यों पर भी लागू कर सकते हैं जहां हम अक्सर टालमटोल करते हैं या अटके हुए महसूस करते हैं? ये बेहतरीन सवाल है। सोचिए, कोई नई स्किल सीखनी हो, हाँ, कोई किताब लिखनी शुरू करनी हो या स्वास्थ्य का कोई लक्ष्य हासिल करना हो, क्या हम अपनी एक व्यक्तिगत मिनी स्प्रिंट की योजना बना सकते हैं? शायद 5 दिन नहीं, पर कुछ निश्चित समय पूरी तरह समर्पित करके एक छोटा लक्ष्य बनाकर, उसे आजमाकर और फिर सीखकर। हाँ, ये अनुशासन और तेजी से सीखने का तरीका शायद हमारी निजी जिंदगी में भी कुछ बदलाव ला सकता है। हाँ, शायद पूरी प्रक्रिया जस की तस ना अपनाई जाए, पर वो शुरू करो, कुछ बनाओ, परखो, सीखो वाला जो मूल विचार है, ये निश्चित रूप से सोचने लायक है। बिल्कुल। आज के इस गहन चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है स्प्रिंट सिर्फ काम करने का तरीका ही नहीं, बल्कि सोचने का भी एक तरीका सिखाती है। हाँ, कह सकते हैं एक माइंडसेट शिफ्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।